सो स्टूडेंट, चलिए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं प्रेसिडेंट के बारे में और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग लेते हैं कि उनसे जुड़े आर्टिकल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इलेक्शन कैसे होता है और इलेक्शंस का प्रोसेस कैसे होता है। ये सारी चीज़ हम लोग समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। ये सारी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जैसे आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि लक्ष्मीकांत को हम लोग किस मैनर में पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरा यही कामना है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेसिडेंट के बारे में, यानी राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है जी। अब राष्ट्रपति क्योंकि हेड ऑफ स्टेट होते हैं हमारे, तो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति को ही हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है ना कि पूरे देश से है, एक सिंगल और एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, पूरे देश से है। पूरे देश से मतलब जो आर्टिकल 1 में अब हमारे इंडिया का परिभाषा दिया गया है, इंडिया डेट इज़ भारत, तो वो वाली जो परिभाषा है यहाँ पे लागू होता है। यानी पूरे इंडियन का जो सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ स्टेट कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो कुछ नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 है, पार्ट 5 से में जो आपका 52 से आपका 78 तक जो आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, उसे आप समझ लिए तो आप अच्छे से प्रेसिडेंट के बारे में समझ जाएंगे। क्योंकि आर्टिकल 552 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो अच्छा यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है ये समझ लीजिए जी। देखिए, प्रेसिडेंट है ना, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी है, जो संघ का कार्यकारी है, इसको हिंदी में बोलता है संघ कार्यकारी, जो संघ का जो कार्यकारी लोग हैं, यानी जो काम करने वाले जो हमारे संघ में है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं, तो वही उसी को यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होता है, ठीक है। पहला होता है प्रेसिडेंट, हम संकेत में सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा होता है प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम। चौथा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पांचवा होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन होता है? पहला होता है प्रेसिडेंट, याद कर लीजिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो जो आर्टिकल 52 से 78 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, उसमें जो डिस्कस करता है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करता है। अब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें जितने भी हमारे मंत्री लोग होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स हो गया, आपका क्या बोलता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया, या आपका होम मिनिस्टर हो गया, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो ट्राइबल अफेयर के हो या जो भी हो, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलिए, तो बेसिकली ज़्यादा जो हमारा डिस्कस करता है प्रेसिडेंट के बारे में, जो आर्टिकल 52 है वो प्रेसिडेंट को ज़्यादा स्पेसिफिक उसके बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है आर्टिकल 52। आपको उतने आर्टिकल्स में नहीं घुसना है कि कौन आर्टिकल किसको डिस्कस करता है नहीं करता है, उसे क्या लेना देना, ये ऐसे ही सारी चीज़ दिया है आपके एम लक्ष्मीकांत में। तो आप अगर चाहते हैं तो एक लुक दे सकते हैं। वो बस वही है जो हम आपको धीरे धीरे जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ, उसमें इम्पीचमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, ये जो सारे हैं इन सारी चीज़ें बस यही सारी चीज़ डिस्कस किए। पार्टनिंग पावर क्या होता है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है, ये सारी चीज़ बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको बताएं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है और प्रेसिडेंट को ही हेड ऑफ स्टेट बोलता है। पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना याद है, सिंपल। चलिए एक छोटा सा और, प्रेसिडेंट साहब को ही फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट सिटीज़न क्योंकि ये हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं और भारत के सबसे ऊंचे ऑफिस में बैठते हैं, तो इनको सम्मान से, और क्योंकि ये देश में यूनिटी इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी, जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको बिल्ड करने का काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग मतलब क्या, हम ही लोग से तो कॉन्स्टिट्यूशन निकला है ना। जो हमारे फाउंडिंग फादर थे वो कौन थे, हम ही लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो हम लोग का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोलता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन एम लक्ष्मीकांत में सब दिया गया है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे जटिल चीज़ है आर्टिकल 54, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिस्कस करता है। जो आर्टिकल 54 है वो बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, है ना, कौन कौन उसमें वोट देंगे, कब तक हो जाना चाहिए, इन सारे जो चीज़ है ये आर्टिकल 54 डिस्कस करता है। तो हम लोग समझते हैं शानदार, आपको टेंशन नहीं लेने का है कि इलेक्शन कैसे होता है। देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन सबसे पहले तो इनडायरेक्ट होता है। अब थोड़ा 1 मिनट दीजिए क्योंकि मेरा बोर्ड ख़राब है, थोड़ा टाइम लगता है इसको हटाने में, कोशिश करते हैं हम इसको जल्दी हटा दें। ठीक है, तो 1 सेकेंड प्लीज़। चलिए, तो जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, जो आर्टिकल 54 डिस्कस करता है, ये बोलता है इलेक्शन 54 कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ना वो इनडायरेक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष होगा, यानी डायरेक्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए, जो नहीं जानते हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। इनडायरेक्ट करने का मतलब है कि प्रेसिडेंट को कॉमन लोग यानी आम जनता नहीं चुनता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यानी लोकसभा के मेंबर, और जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर होते हैं, जैसे सीएम का चुनाव होता है, पीएम का चुनाव होता है, तो उसमें क्या हमारा कॉमन लोग, हमारे और आपके जैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देने जाते हैं और चुनते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलता है। ठीक है जी, जो प्रधानमंत्री और सीएम का जो इलेक्शन होता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद नहीं चुनने जाते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स उसको चुनता है। जैसे प्रेसिडेंट साहब को कौन चुनता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी जो हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वही लोग
इन लोगों को जाकर वोट करते हैं और इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो इनडायरेक्ट का मतलब यह हुआ कि हम लोग नहीं चुने, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारा प्रत्याशी है, जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो यहाँ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा में बैठे हैं, वो लोग जब वोट चुनते हैं प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को, तो उनको या राज्यसभा के मेंबर्स को, तो अब बाकी ये सब क्या होता है, राज्यसभा मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जानते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट समझ गए आप। चलिए डन। अब हम आपको समझाते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बनाया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, डिग्री लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो कॉलेज नहीं है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है इस कॉलेज में आते हैं प्रेसिडेंट को वोट देने के लिए। ठीक है, तो इस कॉलेज को, इलेक्टोरल कॉलेज को, इसको हिंदी में बोलता है निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। निर्वाचक, ये नौ लिखा हुआ है ना, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निर्वाचक मंडल, मंडल, ठीक है जी, या निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज को बनाया जाता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन पार्ट होगा, यही थोड़ा सा ट्रिकी है ना। मतलब ट्रिकी क्या है, सिंपल है, आसान है, लेकिन जो पहली बार पढ़ता है उसके लिए ट्रिकी ही है। तो पहले नंबर पे इस इलेक्टोरल कॉलेज का कौन व्यक्ति बनेगा, तो सबसे सिंपल याद रखिए कि जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो इलेक्टेड है तो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा। क्या बोले हम, रिपीट करते हैं कि जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर और यूनियन टेरिटरीज का मेंबर, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है यूनियन टेरिटरी में, वहाँ का मेंबर जो इलेक्टेड है वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा। देखिए कि हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहे तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, पहला। दूसरा, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, ऑल स्टेट्स, कि हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, वो नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधान सभा जितने भी देश में हैं, वहाँ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, वो सभी इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा। वही हम लिखे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ऑल नहीं है, ऑल लगा दीजिएगा आप, कोई नहीं, यहाँ पे ऑल लगा दीजिए। 3 नंबर में होगा कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ, क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये 2 हमारे यूनियन टेरिटरीज है, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा कार्य करती है। तो उस लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है। समझे, फिनिश। क्या समझे हम लोग कि इलेक्शन, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है, उस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए इनडायरेक्ट वोट होता है। इनडायरेक्ट वोट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी,
फिर हम समझें कि इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। उस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन कौन होगा, यानी उस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन कौन व्यक्ति होगा। तो एक तो जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्लियामेंट के यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर है वो। दूसरा हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेगा यानी पूरे स्टेट का। तीसरा जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं दिल्ली एंड पुदुचेरी का, क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पुदुचेरी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम करता है। तो यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, चलिए इतना समझ गए तो खेल आपके हाथ में है, गेम आपके हाथ में है। ठीक है जी, हम ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं आपको, अगर हो तो थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। ठीक है, चलिए इतना समझा दिए हम आपको। अब हम लोग समझते हैं कि ये लोग तो इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा, मतलब प्रेसिडेंट साहब को वोट देगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है जी, बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया है, समझे, कुछ ज़्यादा ही इसको दुख दर्द हो गया है। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग समझते हैं ये लोग पार्टिसिपेट करेगा मतलब इसमें भाग लेंगे, है ना, पार्टिसिपेट करेगा इसमें, ये आप ध्यान रखिए। थोड़ा गंदा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। दूसरा नो पार्टिसिपेशन, है ना, नोट पार्टिसिपेट। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब इसको समझ लिए तो और आसान हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ गए कि इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन कौन होता है। अब दूसरा हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन कौन नहीं होता है। ठीक है, पहला याद रखिए क्या, कि जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं यहाँ पे इलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेटेड जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। मतलब राज्यसभा में हो या लोकसभा में जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में, और इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होगा, पहला। दूसरा कि जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है जी, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं और वहाँ के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो कला में, किसी साइंस में, किसी एक्सपर्टीज़ वाले फील्ड में, है ना, आर्ट में, वो जितने भी सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जितने भी हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और वहाँ के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर आप याद रखिए कि जो हमारे, जैसे यहाँ पे दिल्ली एंड पुदुचेरी का इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, इसी तरह यहाँ भी कि जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं दिल्ली एंड पुदुचेरी का, है ना, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इतना तो समझे। जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दिल्ली एंड पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर है जो नॉमिनेटेड हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डन। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, बाईकैमरल मतलब क्या है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट में एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, ठीक है,
क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा रहता है, बिल बहुत ज़्यादा पास करना रहता है, पूरे देश के लिए काम करना रहता है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे फाउंडिंग फादर ने कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने 2 काउंसिल बनाए, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है। उसी तरह स्टेट में भी ये प्रावधान है कि अगर स्टेट चाहे तो स्टेट भी 2 काउंसिल बना सकता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगा और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा में हम लोग जिसको चुनते हैं वो लोग जाकर बैठते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वहाँ पे जो एक्सपर्टीज वाले लोग हैं, कुछ फील्ड के लोग ही वहाँ पे इलेक्ट होकर जाते हैं। उनको इलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है। ठीक है। तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाता है स्टेट में। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी जहाँ पे 2 सभा है, एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो अगर 2 काउंसिल है वहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि हर स्टेट में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे रखता है स्टेट्स, नहीं तो भंग कर देता है। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड भी है प्लस नॉमिनेटेड है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है जी, इतना समझें। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड, सिंपल कहने का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सो सिंपल। यानी इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट ए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। इतना तो आप ध्यान में रखिए। इतना क्या आपको समझ में आया? आया या नहीं? आया तो मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हुआ, नहीं आया तो कोई नहीं, ट्राई करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। बाकी आप बताइए, थोड़ा आप समझिए इस चीज़ को, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर में डिफरेंस। ठीक है। अगर इतना हो गया आपका, तब तो फिर प्रेसिडेंट यूं ही आप जान जाएंगे। बाकी क्या है प्रेसिडेंट में? नथिंग, कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा थोड़ा सा है। इतना अगर समझ गए तब कोई बात नहीं है। ठीक है। कि नॉमिनेटेड मेंबर जितने भी है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट के हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हो, या दिल्ली एंड पुदुचेरी का हो, या आपका काउंसिल का हो। ठीक है। और इधर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यहाँ पे तो काउंसिल का रोल है ही नहीं, काउंसिल का यहाँ पे तो रोल है ही नहीं इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है। नो रोल ऑफ काउंसिल। इतना अगर आप समझ गए तो गेम आपके हाथ में। ठीक है। चलिए, आपके मन में सवाल उठेगा कि सर, कि मान लीजिए कि किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन ही नहीं हुआ है, यानी किसी स्टेट्स में इलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे तो हमारे नुमाइंदे नहीं चुने गए हैं, तो क्या वहाँ के जो नुमाइंदे पहले से हैं वो पार्टिसिपेट करेगा? इसका आंसर है कि नहीं पार्टिसिपेट करेगा। जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भंग है वहाँ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर का फ्रेश चुनाव होगा और इलेक्ट होकर आते हैं, तो पार्टिसिपेट कर सकता है। कर सकता नहीं, करेगा ही। ठीक है। कर सकता नहीं, करेगा। लेकिन अगर वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर जो इलेक्ट नहीं होकर आएगा तो उसका तो खैर बात ही ख़त्म है। लेकिन अगर वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर जो पहले के, वो क्यों पार्टिसिपेट करेगा? ये साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर फ्रेश इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले नहीं होगा तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, मतलब नहीं होगा इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट।
तो क्या वहाँ के लोग का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा वहाँ के हमारे नुमाइंदे? नहीं, अब इलेक्शन ही नहीं हुआ है तो दुर्भाग्यवती भवा। तो दुर्भाग्य है कि वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो 1 मिनट इसको थोड़ा हम संभाल दें। बड़ी दुख देने वाला बोर्ड है ये। इलेक्टोरल कॉलेज हम आपको समझा दिए, ठीक है। इतना ध्यान रख लिए गेम, तब तो आधा गेम यूँ ही जीत जाएंगे। चलिए साहब, तू भी मिट जा भाई, काहे को चारा रहेगा। चलिए इतने में समझाते हैं हम आपको। अब आपको समझाते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज। समझ गए कि इलेक्टोरल कॉलेज मेरा बन गया, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बन गया। अब क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देखो भाई, जब प्रेसिडेंट क्योंकि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, अब एक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से पूरे देश में वो कानून लागू होता है ना। तो प्रेसिडेंट पूरे देश को बोलता है, क्या बोलता है उसे, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट पूरा देश का सिंबल होता है ना। प्रेसिडेंट देश को, खूब भी जरूर वर्ड यूज़ होता है, भूल गया हूँ मैं। तो प्रेसिडेंट देश को समर्पित है, सॉरी, प्रेसिडेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना तो स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और स्टेट्स और सेंटर के बीच में क्या होनी चाहिए, पैरिटी होना चाहिए। कि मतलब वोटिंग जो होगी वो ज़्यादा डिफरेंस ना हो, और जितना एक एमएलए और एमपी के वोट का वैल्यू हो, दोनों लगभग सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक फार्मूला दिया गया है। वो फार्मूला क्या है कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, ठीक है। ये फार्मूला आप समझ लीजिए पैरिटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, ठीक है। ये क्या होगा कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होना चाहिए और क्या होगा, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। वो क्या है कि पूरा पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो 2011 का सेंसस है, 2011 का जो सेंसस है, उस सेंसस के आधार पे हम लोग इस एमएलए के, एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसको लिख देंगे ऊपर, वो स्टेट का, ठीक है, स्टेट सेंटर मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और नीचे लिखेंगे कि टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ, क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड नंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कहने का मतलब क्या है कि जितना इलेक्टेड मेंबर है उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज का वो कितना नंबर है वो देखो, मतलब इलेक्टेड व्यक्ति कितना है उस लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर। इलेक्टेड यानी टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, समझे। टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट,
यानी उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन स्टेट का हो गया और जितने भी इलेक्टेड मेंबर है उस लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, उससे जब डिवाइड करेंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000। ठीक है, जब 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको एक नंबर मिलेगा और वो नंबर हमें बता देगा कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं बिहार का लेकर। ठीक है, क्योंकि बिहार हम लोगों का अच्छा राज्य है तो बिहार का लेते हैं कि मान लीजिए बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितना है, अब 42, 12, 62, 36 है ना, 42, 12, 62, 36 बाई, और टोटल सीट्स कितना है 243 है आई थिंक इलेक्टेड मेंबर। हाँ, 243 है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ बिहार। अब जब इसको और यहाँ पे 1000 से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, आ जाएगा 173 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक एमएलए के, बिहार के एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होगा 173। हाँ समझे। इसी तरह आप मध्य प्रदेश का निकालना चाहें मध्य प्रदेश के निकालिए, आप एमपी के निकालना चाहें एमपी के निकालिए, राजस्थान के निकालना चाहें राजस्थान के निकालिए, यूपी के निकालना चाहें यूपी के निकालिए, आपको जहाँ का मन हो वहाँ का निकालिए। बिंदास है, फ्री है, निकालते रहिए और एंजॉय करते रहिए। क्यों, आजकल यूपीएससी पगला गया है तो आजकल ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो पूछ लेता है वो कि एक पिछले बार 23 के एग्ज़ाम में पूछा था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ही लिया था। तो आप थोड़ा अपना इतना आप समझ गए ना कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकलता है, ये आपकी एम लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है। ठीक है, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझाए हैं। ठीक है जी, अब हम आपको समझाते हैं, क्योंकि एक एमएलए के वोट का वैल्यू तो हम लोग समझ गए कि कितना होगा। अब हम लोग समझते हैं एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना होगा और कितना आएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, उसी पे हम लोग एन एमपी। ठीक है, अब एक एमपी के वोट के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी हमारे, इसमें क्या लिखा है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी जितने भी हमारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। हाँ वही है कि जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वैल्यू किसका निकलेगा। अब वोट का वैल्यू किसका होगा, वैलिड वोट किसका होगा, प्रेसिडेंट में जो पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्टोरल कॉलेज में उसी का तो वैलिड वोट होगा ना, और जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा उसका कहाँ से वैल्यू, जब वो वोटे नहीं देगा तो उसका वैलिड हो या इनवैलिड हो या फटा हो या फुटी हो, उससे क्या लेना देना है ना। तो जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं होंगे हमारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर, यानी पूरे स्टेट के पूरे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर का जो वोट का वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे क्या लिखा है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाई जितना हमारे एमपी लोग हैं उनका जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ भी है देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर है
नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कितना है, 76 है सर, 776 है ना। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक। यहाँ पे 1000 बाउंसिंग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम लोग वैल्यू तो निकाल लिए हैं ना यहाँ पे एमएलए के, एमएलएज का तो हम लोग ऑलरेडी वैल्यूज निकाल ही लिए हैं। तो यहाँ पे 1000 से भाग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसे कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स क्या है, कितना है, वो 54, 32, 31 है, ठीक है। 54, 32, 31 बाई 7, 76, 776 व्यक्ति हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। ये समझ गए, बहुत आसान है यार, ये तो बच्चा भी जान जाएगा, है ना। मेरा काम था बस थोड़ा समझा देना, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, इतना अगर आप समझ गए तब तो कोई बात नहीं, है ना। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या कर लिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पैरिटी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो भी देख लिए कि हाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जब इसको निकालिएगा आप लोग, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जितना भी हमारे स्टेट्स का जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उतना ही लगभग आसपास उतना ही वैल्यू होता है हमारे सेंटर के जो पार्लियामेंट के जो एमएलएज हैं, उतना ही लगभग आसपास होता है। तो यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी का कंसेप्ट आराम से एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हम लोग करवा रहे हैं। उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग समझे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ तक चले आए हैं। अब हमको समझना है कि इलेक्टोरल जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये इनडायरेक्ट किस विधि से होता है और किस माध्यम से होता है। तो एक कंसेप्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये कौन सी वाला है, इसको समझते हैं। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं हम लोगों के। गिव मी 1 सेकेंड। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसी को बोलता है एकल संक्रमणीय, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व बाय मीन्स ऑफ एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एक होता है एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय। हिंदी थोड़ा अजीब गजीब है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कौन विधि काम करेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी जो वोट ट्रांसफ़र होगा एक से लेकर एक से दूसरे को, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसको बोलता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको बोलता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय या आप बोल सकते हैं हस्तांतरणीय, ठीक है। तो दिख रहा है ना आपको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ
एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन, इन सभी का इलेक्शन इसी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये विधि काम कैसे करता है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए क्या होता है कि जब इस सिस्टम से इलेक्शन होता है तो इसमें इलेक्शन को क्या बोलता है, जो व्यक्ति इलेक्ट होता है उसके लिए एक पहले कोटा निर्धारित किया जाता है। तो कोटा क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कोटा जैसे कि जितने भी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ, जितने भी मतलब कि वोट दिया गया है उसमें जो इनवैलिड नहीं है, वैलिड वोट है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड, जो वैलिड वोट है उसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई जितने सीट है, यानी प्रेसिडेंट का कितने सीट होता है, एक ही है ना, देश में कितने व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है, एक व्यक्ति बनता है, तो प्रेसिडेंट का सीट एक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और प्लस में 1 और उधर 1, तो इसको क्या लिखेंगे कि जितना टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, बाई 1 प्लस, क्योंकि एक सीट है तो 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, अब ये कैसे आया, अब मान लीजिए कि राज्यसभा की बात है, तो राज्यसभा में जितने मेंबर की इलेक्शन होगा, जितने नंबर होंगे मेंबर का, वहाँ पे यहाँ पे उतना नंबर लिख देंगे, यानी मान लीजिए कि 10 है, 15 है, 20 है, तो हम उतने यहाँ पे जितने भी वैकेंसी है सीट का उतना हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो एक कोटा निर्धारित रहता है कि इतना कोटा, जब एक कोटा कोई व्यक्ति इतना लाता है कोई नंबर, लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि 100 वैलिड वोट है, ठीक है, 100 वैलिड वोट है, यानी सब व्यक्ति, मान लीजिए कि 100 वही व्यक्ति है और 100 व्यक्ति ने वोट किया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और वैलिड वोट कितना है, 100 है। ठीक है, और वैलिड वोट 100 है और वैकेंसी ऑफ सीट कितने हैं, एक है, प्रेसिडेंट तो कोई एक ही व्यक्ति बन सकता है ना, तो एक प्लस में 1 प्लस 1, अब 1 ये क्या हो जाएगा 100/2 प्लस 1, जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 51, यानी कि अगर कोटा किसी व्यक्ति को, अगर उसे प्रेसिडेंट बनना है तो उसको 51 का कोटा पास करना पड़ेगा। जब 51 का, तो 51, जब किसी व्यक्ति को 51 वोट मिलेगा 100 में से, 100 में, यहाँ पे हम 100 आंकड़ा लिए, यहाँ प्रेसिडेंट में तो बहुत सारे हैं, तो जब 51 वैलिड वोट किसी एक पर्सन को मिल जाएगा तो पर्सन उस ऑफिस के लिए विनिंग कैंडिडेट होगा, यानी जीत जाएगा। ठीक है, तो कोटा कैसे निकलता है ये आप लोग समझ गए। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अब एक काम कैसे करता है इसको आप लोग समझिए कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि एक वैलिड पेपर, वैलिड क्या बोलता है उसको, अरे जो चुनाव में वो वैलिड पेपर उसको क्या बोलता है, अच्छा बोलता है कुछ, जो ऐसा होता है नहीं, तो भी जो बोलता है उसका नाम ही हम भूल गए, बैलेट पेपर बोलता है इसको, बैलेट पेपर। ठीक है, एक बैलेट पेपर बना, ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे काम करता है और किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितना कोटा चाहिए वो हम लोग समझे कि 51 चाहिए। ठीक है, 100 गो व्यक्ति अगर वैलिड वोट है, 100 गो वैलिड वोट है, तब 51 चाहिए। हम लोग एग्जाम्पल के लिए माने हैं 100, ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका वैलिड पेपर, वैलिड या क्या बोलता है उसको आप लोग समझ लीजिएगा। अब मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास 4 कैंडिडेट है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, और ये जो
पेपर होता है, क्या होता है पेपरवा, उस पेपरवा का नाम क्या है जी। ठीक है जी, अब हम बताते हैं आपको क्या तरीका है। 1 2 3 और एक और बना लीजिए, 4। ठीक है, ए हमारा कैंडिडेट है, ABCD। ठीक है, और जो हमारा 100 वोट लिए थे, अब यहाँ पे हम लोग समझने के लिए कि ये जब वोट डाला जाता है तो कैलकुलेट कैसे होगा कि उतना कोटा आ जाएगा, है ना। 50% + 1 आ जाएगा जिस व्यक्ति को, यानी 50% से ज़्यादा आएगा वो कैंडिडेट जीता हुआ माना जाएगा, यानी जीतेगा वही, माना क्या जाएगा, जीतेगा वही। तो यहाँ पे कैंडिडेट हमारे पास 4 व्यक्ति है। ठीक है, तो हमारे को कोटा कितना चाहिए, हमें को कोटा चाहिए, जैसे हमें को कोटा कितना चाहिए। अब क्योंकि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 100 लिए थे, हमको 4 गो सीट एक ही सीट लेना है, सॉरी 4 गो सीट थोड़ी ना है, एक ही सीट है। यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़ा है, फिर भी तो 51 ही आना चाहिए कोटा। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ रहे हो ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ भाई, ऐसा ना होना चाहिए। हम समझ रहे हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं आपको। देखें, हम लोग प्रेसिडेंट की इलेक्शन समझ रहे हैं, उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम काम कैसे करता है इसको समझ रहे हैं। अब प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का गिनती कैसे होता है उसको हम लोग समझ रहे हैं। और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से जब इलेक्शन होता है किसी भी ऑफिस के लिए, तो उसके लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है। उस कोटा में 50% + 1 जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कैंडिडेट को वोट आता है, वैलिड वोट, वो विनिंग कैंडिडेट माना जाता है, यानी वो जीत जाता है। ठीक है, 50% + 1। ठीक है, अब यहाँ पे 50 है क्योंकि हम 100 लिए थे इसलिए हमारे पास 50 आया, 51 आया है। ठीक है, चलिए अब हम अब मानते हैं कि 5 व्यक्ति ने क्या किया है, वोट डाल दिया है। नंबर 1 2 3 4 5 जो 5 व्यक्ति है वो वैलिड वोट डाला है। और डाला कैसे है, ये वैलिड पेपर है, जो भी है, जो दिया रहता है उस पर नाम रहता है कैंडिडेट का, उसका चिन्ह वगैरह रहता है, जो हमारे घर पे नहीं आता है, जो लोकल चुनाव होता है, जैसे पंचायती राज का जब इलेक्शन होता है, जैसे मुखिया का, सरपंच का और वार्ड वगैरह का इलेक्शन होता है। अगर आपके पास नगर पालिका है, नगर पंचायत है, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, तो या म्यूनिसिपैलिटीज़ का चुनाव होता है, तो वहाँ पे जो इतनी सी पेपर होती है ना, ऐसी पेपर, और उस पर लिखा हुआ रहता है नाम कैंडिडेट का, ऊपर फोटो वगैरह और चुनाव चिन्ह वगैरह नहीं रहता है, उसको क्या बोलता है, वैलिड पेपर ही बोलता है, शायद कुछ भी बोलता है, भूल रहा हूँ मैं, है ना। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 व्यक्ति ने यहाँ पे वोट डाला और इसने प्रेफरेंस दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी अनुपात के हिसाब से इस कैंडिडेट, जितने भी हमारे वोटर हैं वो कैंडिडेट को चुनेंगे। ठीक है, अब ये चाहता है कि हम इसको, अब प्रोपोर्शन कैसे देता है, अब इसमें रहता है कि आप इंडिकेट कीजिए कि किस व्यक्ति को कितने नंबर पे आप चाहते हैं प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बनना देखना। जैसे अब 5 व्यक्ति है, ठीक है, 5 व्यक्ति है, और आपको कहा जाए कि इस 5 में से तुम चुन के बताओ कि सबसे पहले किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहोगे। अब आप बोले कि भाई मेरे को पहले राम को बनाना चाहूँगा, फिर मैं बोला कि चलो राम को छोड़कर बताओ, फिर आप बोले कि श्याम को बनाना चाहूँगा, अगर राम न बने तो श्याम बन जाए, फिर मैं बोला कि चल श्याम को भी छोड़, तीसरे नंबर पे किसको चुनना चाहेगा, तो आप बोले कि घनश्याम को बना लो, फिर मैं बोला कि भाई चल घनश्याम को भी छोड़, अगर घनश्याम भी ना हुआ तब किसको बनाएंगे, तब फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि चौथा अच्छा है या 5वां अच्छा है, फिर उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा उसी तरह यहाँ पे काम करता है कि प्रोपोर्शन के हिसाब में आप किसको सबसे अच्छा
मानते हैं। अगर वो व्यक्ति ना हो तो किसको, अगर वो ना हो तो किसको, अगर वो ना हो तो किसको, है ना, यानी प्रेफरेंस। अगर प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी ना हो तो किसको प्रधानमंत्री चाहिएगा, राहुल गांधी बन जाए या केजरीवाल या योगी आदित्यनाथ या कोई और पर्सन बन जाए, है ना, ये वाली बात। लेकिन क्या एक कॉमन व्यक्ति बन सकता है, उसका तो लॉजिक नहीं बनता है ना। तो चलिए मान लीजिए कि 1 नंबर का व्यक्ति है जो 1 नंबर पे बैठा हुआ है। ये बोल रहा है कि हम ए को चाहेंगे कि पहले बार में ये प्रेसिडेंट बन जाए। हम इसी को चाहते हैं कि 1 नंबर पे हम इसको रखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देंगे। फिर 1 नंबर बोलता है कि हम चाहते हैं कि बी को तीसरे नंबर पे हम बी को रखते हैं, यानी प्रेफरेंस देते हैं कि अगर ए ना बना और दूसरा मान लेते हैं कि 2 ए है और ए इसको 4 दिया। ये बोल रहा है कि अगर ए नहीं बना 1 नंबर पे तो मैं चाहूँगा सी बन जाए, अगर सी नहीं बना तो मैं चाहूँगा बी बन जाए, बी नहीं बना तो मैं चाहूँगा डी बन जाए। ठीक है, क्योंकि 4 कैंडिडेट है तो चारों को अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस देना बनता है। चलिए आपको 1 नंबर, एक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है वो तो बताना मैंडेटरी होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, बाकी आप तीनों ना बताइए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको बताना ज़रूरी है। फिर दूसरा जो चुनने वाले व्यक्ति हैं, हमारे इलेक्टर हैं, वो आया, यानी ये वोट अपना डालेंगे और सोचेंगे कि हम नहीं होता है तो इसको 1 नंबर दे देते हैं, यानी मैं भी इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूँगा, इसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखूँगा, इसको फोर्थ प्रेफरेंस पे, इसको 3 प्रेफरेंस पे, और इसी तरह ये लोग भी आएगा। इसको मान लीजिए 2, इसको 1, इसको 3, इसको 4, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 1, इसको 2, इसको 4, इसको 1, इसको 3। ये 500 व्यक्ति अपना अपना प्रेफरेंस दे दिया, काम डन, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर अगर आ गया ना, अब इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ये लोग जितने भी हमारे वोटर हैं वो वोट डाल के चले गए। अब एक गिनती कैसे होगा, इसमें थोड़ा लॉजिक है। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये लॉजिक काम कैसे करता है। देखिए, इसको समझ गए तो सब समझ गए। देखिए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गिनती ऐसे होनी चाहिए कि जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फेज़ का मतलब काउंटिंग करो। ठीक है, फर्स्ट फेज़ हम लोग काउंट किए और फर्स्ट फेज़ में देखिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किस कैंडिडेट को मिला है। तो हम देखते हैं 1 नंबर पे इसको 1, 2 फर्स्ट प्रेफरेंस ए को 2 बार मिला है, बी को 1 बार मिला है, सी को 1 बार मिला है, डी को 1 बार मिला है। ठीक है, एक बार और मैं दिमाग लगाने के लिए इसको भी आप मान लीजिए कि इसको भी 1 बार और मिल गया। अब जब इसको 1 बार और मिल गया तो यहाँ पे आपको 2 हो गया और यहाँ पे इसको भी 1 बार और दिला दीजिए। यहाँ पे आप इसको 1 दिला दिए तो ये ओके, ये तो ऐसे हो गया है ना। तो इसको 2 बार मिल गया, इसको 2 बार मिल गया और इसको 1 बार मिला, और इसको भी आप 2 बार दिलवा ही दीजिए भाई, कहला ही रोएगा। सी को भी कि 2 मेरे को मिला है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया ना, ऊपर नीचे रहना चाहिए था, हाँ ऊपर नीचे होना चाहिए था। 1 मिनट, ये ऊपर नीचे लिखाना चाहिए था, वो गलती बन गया है हमसे। इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए, इसको डी समझिए। हाँ अब सही है, ठीक है जी, अब सही है। तो ए को 1-2 बार फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, बी को
एक बार प्रेफरेंस मिला, सी को एक बार प्रेफरेंस मिला, डी को एक बार प्रेफरेंस मिला, ठीक है। अब क्योंकि मान लीजिए कि इसको भी, क्योंकि थोड़ा प्रेफरेंस गड़बड़ा गया तो इसको भी एक बार और फर्स्ट प्रेफरेंस दिलवा दीजिए, और यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे इसको 4 लिख दीजिए, है ना। 1 2 यहाँ पे होना चाहिए। ओके, हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट के हिसाब से लिखे हुए थे ना। ओके, कोई नहीं, गड़बड़ा गया ना, फिर से बना दो। काटना तो पड़ेगा ही, और नहीं तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं, है ना, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। ऑलरेडी एक लगभग 10 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट ऐसे लेक्चर हो गया है। तो हम लोग कल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, और इसको काउंटिंग करने का तरीका क्या है वो भी समझते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप काम करते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, है ना, और मज़े कीजिए। बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।